नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, लेसन की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन जो है वो है आपदा प्रबंधन से, और ये तीन चार ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन ए में है सुनामी, बी में है बाढ़, सी में है भूकंप और डी में है आतंकवाद। तो जानते हैं दोस्तों, सुनामी जो है समुद्र में आता है, बाढ़ बहुत अधिक पानी वर्षा होने के कारण हो जाता है, और भूकंप तो पृथ्वी पे आता है। लेकिन जो डी है, ये तीनों प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन जो आतंकवाद है ये मनुष्य द्वारा किया हुआ वर्क होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन ए में है सांप्रदायिक दंगे, बी में है आतंकवाद, सी में है महामारी और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। मानव जनित आपदा इसमें सभी है, सांप्रदायिक दंगे भी हैं, आतंकवाद भी, महामारी भी, ये सभी मानव जनित आपदा हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ द्वीप पर भूकंप का आना, बी में दिया हुआ समुद्र में भूकंप का आना, सी में दिया हुआ स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना सुनामी कहलाता है। यानी कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है जल की अधिकता, बी में है वर्षा का अधिकता, सी में है नदी की तली में अवसाद का जमाव और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि जब जल ज़्यादा रहेगा तो भी नदी में बाढ़ आ सकता है, वर्षा अधिक होगी तो भी नदी में बाढ़ आ सकता है, और नदी की तली में अवसाद का जमाव के कारण भी नदी में बाढ़ आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए में है पूर्वी बिहार, बी में है दक्षिणी बिहार, सी में है उत्तरी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है वो हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है गंडक, सी में है कोसी और डी में है पुनपुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो ऑप्शन ए में दे रहा है मानव जनित आपदा, बी में दिया हुआ है सामान्य आपदा, सी में दिया हुआ प्राकृतिक आपदा, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ मानवीय आपदा, बी में दिया हुआ प्राकृतिक आपदा, सी में दिया हुआ सामान्य आपदा, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो सूखा जो है वो प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ऑप्शन ए में है अचानक, बी में है पूर्व सूचना के अनुसार, सी में है धीरे धीरे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सूखा अचानक तो आ नहीं सकता है, पूर्व सूचना भी पहले नहीं देता है कि सूखा होने वाला है, सी में है कि धीरे धीरे। तो इसका सही उत्तर होगा धीरे धीरे। सूखा की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो ऑप्शन ए में है वर्षा की कमी, बी में है भूकंप, सी में है बाढ़, डी में है सुनामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा की कमी के कारण सुखाड़ हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दे रहा है भूकंप, बी में दिया हुआ चक्रवात, सी में दिया हुआ सुनामी, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी। महासागर की तली पर होने वाला कंपन को सुनामी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था? तो ऑप्शन ए में है पश्चिम एशिया में, बी में है प्रशांत महासागर में, सी में है बंगाल की खाड़ी में, डी में है अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है पी तरंग, बी में है एस तरंग, सी में है एल तरंग, डी में है टी तरंग। तो इसका सही उत्तर होगा पी तरंग। यानी कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को पी तरंग से जाना जाता है, पी तरंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? तो ऑप्शन ए में है भूकंप के पूर्वानुमान, भूकंप के अनुमान को गंभीरता से लेना, बी में है भगवान भरोसे बैठे रहना, सी में है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य के लिए तैयार रहना, डी में है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी में है गांव के बाहर, सी में है जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, डी में है खेतों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि उच्च भूमि पर पानी नहीं जा सकता, तो वहाँ पे बाढ़ से लोग बच सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ दूरबीन, बी में दिया हुआ टेलीस्कोप, सी में दिया हुआ इंफ्रारेड कैमरा, डी में दिया हुआ हेलीकॉप्टर। तो इसका सही उत्तर होगा इंफ्रारेड कैमरा। यानी कि इंफ्रारेड कैमरा से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मतलब कि आग से जल जाने के बाद उस पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गर्म पानी डालना चाहिए, बी में दिया हुआ ठंडा पानी डालना चाहिए, सी में दिया हुआ है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। गर्म पानी तो डालना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो जला हुआ ऊपर से गर्म पानी डालना ठीक नहीं होगा। दूसरा है कि ठंडा पानी डालना चाहिए। तो हाँ, जले हुए स्थान पर ठंडा पानी देने से थोड़ा आराम मिलता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, बी में दिया हुआ है अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए, सी में दिया हुआ है आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए। यानी कि बस्ती या मकान में आग लग जाए तो दमकल यानी कि दमकल को बुलाना चाहिए, जिसे अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ऑप्शन ए में है स्थल, बी में है समुद्र, सी में है आसमान, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र। सुनामी जो है वो समुद्र में आता है, समुद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है संचार टावरों की दूरी, बी में है टावरों की ऊंचाई में कमी, सी में है केबल का टूट जाना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो ऑप्शन ए में है सार्वजनिक टेलीफोन, बी में है मोबाइल, सी में है वॉकी टॉकी और डी में है रेडियो। तो इसका सही उत्तर होगा मोबाइल। वर्तमान में जो मोबाइल है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन ए में है दूर संचार के लिए, बी में है मौसम विज्ञान के लिए, सी में है दूरदर्शन के लिए, डी में है संसाधनों की खोज के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा मौसम विज्ञान के लिए। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है?
तो ऑप्शन ए में है आग लगना, बी में है बम विस्फोट, सी में है भूकंप, डी में है रासायनिक घटनाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में जहां भूकंप ज़्यादा आता है उस एरिया में मकान कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंडाकार, बी में दिया हुआ आयताकार, सी में दिया चौकोर, डी में दिया हुआ वर्गाकार। तो इसका सही उत्तर होगा आयताकार, यानी कि मकान कैसा होना चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए भूकंप वाले क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उचित, बी में दिया हुआ अनुचित, सी में दिया हुआ लाभकारी, डी में दिया हुआ है उपयोगी। तो इसका सही उत्तर होगा अनुचित, यानी कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण सही नहीं है, अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में समुद्र तट से दूर, बी में समुद्र तट के निकट, सी में समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पे मकान बनाना चाहिए सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में, ताकि सुनामी आए तो प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो ए में है फसल को, बी में है पशु को, सी में है भवन को, डी में इनमें से सभी को। तो दोस्तों अगर पूछे कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो होती है वो फसल को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कैसे होता है? तो ऑप्शन ए में है जल के अभाव में, बी में है मिट्टी की नमी के अभाव में, सी में है मिट्टी के क्षय के कारण, डी में है मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के अभाव, यानी कि जल की कमी के कारण कृषि सुखाड़ हो जाता है दोस्तों। वैसे भी हमारे देश के 70% किसान प्राकृतिक वर्षा पे निर्भर होते हैं, तो जब वर्षा कम होता है तो लगभग सुखाड़ हो ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में है अधिक रेल परिचालन, बी में है वृक्षारोपण आंदोलन, सी में है शहरीकरण, डी में है कोयना बांध का निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा कोयना बांध का निर्माण, यानी कि महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका कारण था कोयना बांध का निर्माण। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।